हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्ट्रीट से 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अकाउंट सेक्शन को डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के। तो इसमें बेसिकली हम सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पार्ट में करेंगे। बाकी जो बचेंगे उसको हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर मैं क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा एक ही वीडियो में तो आपके भी ऊपर से बाउंसर की तरह ही जाएंगे और सारे क्वेश्चंस बनाते टाइम वीडियो भी बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। Mention the net amount if source or use of cash when a fixed asset having book value of rupees 15,000 is sold at a loss of rupees 5,000। तब कोई फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू है 15,000 रुपये की, उसको सोल किया गया, मतलब कि बेचा गया एट ए लॉस ऑफ रुपीज़ 500, सॉरी 5,000। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बताना है कि सोर्स होगा या यूज़ होगा। तो आप समझ ही चुके होंगे, सोल किया गया एट ए लॉस ऑफ रुपीज़ 500, तो यहाँ पे सोर्सिंग होगी, सोर्सिंग ऑफ रुपीज़ होगी 10,000। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसमें से किस आइटम को कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है? तो राइट आंसर होगा एमएस, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जेड पर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड, तो ये तो सभी ने शायद अटेम्प्ट कर ही दिया होगा, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होती रेट ऑफ इंटरेस्ट, जनरली ये होती है जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड। तो डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड फॉर ए कैश भी सही है, ठीक है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी सही है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर उसको बेसिकली शेयर की फॉर्म में भी अगर करवाना चाहे तो भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरेबल सिक्योरिटी इज पेड ऑन। तो आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अगर आपने पूरे क्वेश्चन भी पढ़ते हो तब भी आपके एक से दो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ही आपको फिफ्थ क्वेश्चन को देख के समझ आ गया होगा कि फोर्थ का आंसर ही डी रहेगा, है ना। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा नो इंटरेस्ट इज पेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी पर क्या होता है, बेसिकली कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज जनरली नोन एज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट इज ए लिमिटेड इशूज 1,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, बट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं एक साल के लिए, तो इसका राइट आंसर तो रहेगा ऑप्शन ऑप्शन सी रहेगा इसका 10,000। तो दोस्तों, बट बेसिकली जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है उसको मैं अलग से वीडियो में ही कवर करूंगा, ठीक है। तो हम जनरली यही पढ़ेंगे, थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन एक बार अटैम्प्ट कर लेते हैं, उसका न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से सेक्शन लेके आ जाऊंगा ताकि आप इजीली उसमें सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लें। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाई ए कॉलेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज। तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, जो कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया कॉलेज ने फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, ठीक है, तो इट इज़ जनरली ए लाइबिलिटी। तो किस तरह की लाइबिलिटी रहेगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैपिटल रिसीट है और ये लाइबिलिटी है, दैट इज। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट पीरियड इज। तो सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में रिसीव की जाए ड्यूरिंग द करंट पीरियड इज, तो ये तो ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे, राइट आंसर है इसका लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का और ऑप्शन इसका ये रहेगा, इसका रहेगा बी। नेक्स्ट इज सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2010 amounted to rupees 75,000, how much amount will be recorded in income and expenditure account in following case। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, नहीं ऑप्शन सी तो नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी, ₹74,700। दोस्तों घबराओ नहीं, मैं जो भी न्यूमेरिकल है उनके ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर लेके आऊँगा ताकि मैं सारे न्यूमेरिकल कवर कर पाऊँ। अगर इसी वीडियो में करने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी ये। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर एन NPFO, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, जब भी कोई फर्म डिसोल्यूट होती है, खत्म, है ना, जब कभी वो NCLT वगैरह में जाती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट। तो लास्ट में क्या बनता है? बैंक अकाउंट या फिर आप कह सकते हो कैश अकाउंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो 13th का रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों न्यूमेरिकल है ये, एक्स एग्रीज नॉट टू कैरी ऑन ए सिमिलर बिजनेस विद बाई फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल एक अलग से मैं वीडियो में ही लेके आऊँगा, अच्छे से आपको कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन ओब्लिगेशन अराइजेज फ्रॉम। तो ओब्लिगेशन किससे राइज होती है? इट अराइजेज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए। इन इंडिया द जीएसटी इज ए ड्यूल मॉडल ऑफ। ड्यूल मॉडल क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसमें एसजीएसटी रहता है और सीजीएसटी रहता है ना, तो इसीलिए इसको ड्यूल मॉडल बोला जाता है। स्टेट का भी रहता है और सेंटर का भी इसमें शेयर रहता है। तो ये कहाँ से लिया गया? इट इज़ ए कैनेडियन मॉडल। अगर आपको याद होगा तो ये कनाडा से लिया गया था। द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 TTA इन रिस्पेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना डिडक्टेबल होता है? ठीक है, ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 TTA इन रिस्पेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज ₹10,000। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर? तो ये तो 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ था सर्विस टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 18th का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 18th का सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस, सॉरी, सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में। ठीक है, ये सर्विस टैक्स 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट इज विच ITR फॉर्म इज यूज टू फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय इंडिविजुअल हैविंग बिजनेस इनकम? तो ये होता है फॉर्म नंबर 3। यहाँ पे 1980 करेक्ट कर लेना थोड़ा। ठीक है, 1994 के राउंड तो आपको पता होगा WTO का उद्घाटन हुआ था, है ना, उस ड्यूरेशन में, तो वो मेरे माइंड में पिकअप हो गया होगा। बट राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर। ठीक है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इंडेफिनेट नंबर ऑफ ईयर रहते हैं। ठीक है, टिक कर लेना इसका ए आंसर। नेक्स्ट इज स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इज जनरली यूज्ड व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट। ठीक है, व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट। तो राइट आंसर रहेगा इसका एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, एन इनवॉइस प्राइस या क्रेडिट सेल। तो राइट आंसर है इसका एन इनवॉइस प्राइस, ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज अंडर हायर्ड परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। तो अंडर हायर परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का? तो इसका राइट आंसर रहेगा कैश प्राइस। ठीक है, अंडर हायर परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कैश प्राइस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्यूल मेथड ऑफ शेयर वैल्यूएशन? तो ये शायद मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ। ड्यूल मेथड ऑफ शेयर वैल्यूएशन होता है फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ पेइंग सब्सिक्वेंटली रिप्लेनिशिंग पेटी कैश? ठीक है, तो अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ पेइंग, एक सेकेंड, अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ पेइंग आउट एंड सब्सिक्वेंटली रिप्लेनिशिंग पेटी कैश। तो पेइंग आउट एंड रिप्लेनिशिंग पेटी कैश, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, है ना। तो ये होता है बेसिकली इम्प्रेस्ड सिस्टम। अकाउंटिंग को जनरली नेचुरल साइंस बोला जाता है, डी ऑप्शन। पेन कंटेन्स, तो पेन में जनरली 10 अक्षर होते हैं। ठीक है, अगर पेन में आप ध्यान से देखते हो तो फोर्थ अक्षर अगर आपका पर्सनल नाम है तो पी रहेगा। अगर फोर्थ पे अगर आप कोई HUF है तो H रहता है। अगर फोर्थ अक्षर रहे सी तो उसका मतलब कोई कॉरपोरेट है। ठीक है, कभी कभी वो एफ भी रहता है, फर्म भी रहता है, तो ऐसे याद रखना। आपका कभी भी फोर्थ अक्षर देखना पेन का तो उसमें पी रहेगा हमेशा, अगर आप पर्सनल है तो। ये भी एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है यहाँ पे। नेक्स्ट तो न्यूमेरिकल है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। 28 29 को। 30th देखते हैं। ए मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल सेलर एंड ए सिंगल बायर इज। तो इसको बेसिकली बोला जाता है बाइलेटरल मोनोपोली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज कैटालॉग मार्केटिंग इज ए फॉर्म ऑफ। तो कैटालॉग मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग की फॉर्म है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज द रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो, NPV जीरो होता है। 32 का रहेगा सी आंसर। ठीक है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाई। तो आई होप ये तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुर्ट ल्यूइन। नेक्स्ट इज NEFT वाज लॉन्च बाय RBI इन। ये तो 2005 में बहुत ज़्यादा इसका जब भी आई थी, ये बहुत से न्यूज़पेपर इसी से ही भरे रहते थे, तो ये नवंबर 2005 का है। इट इज़ द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ IRBD, इंटरनेशनल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक फॉर डेवलपमेंट की IRBD की ये सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है IDA को। ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, IDA को बोला जाता है सॉफ्ट लोन विंडो। तो 35 का सी करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
36 की तरफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर एक्चुअली वन ऑफ द फॉलोअर की तरफ से प्रोवाइड किया गया था मेरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पॉइंट आउट द पीरियड फॉर विच एग्जाम पॉलिसी इज अनाउंस। तो एग्जाम पॉलिसी बेसिकली 5 साल के लिए अनाउंस की जाती है। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये वीडियो का बनाने के लिए मुझे इसका PDF भी प्रोवाइड किया, उनको मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। 37 को बाद में देखते हैं। 38 इज इन द NPA प्रोविजन कवरेज स्टिपुलेशन सेट बाई RBI। तो कितना है? 70% है। ठीक है, अभी आ जाते हैं 40th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो मैंने सारे नोट डाउन किए हुए हैं, डेफिनेटली आने वाली अपकमिंग वीडियो में उसको कवर अप कर दूंगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ R इज 0 द रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ। तो बेसिकली राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 42nd। When an interviewer expects his knowledge, skill and values in a candidate, it is known as। तो इसको बोला जाता है बेसिकली हैलो इफेक्ट, है ना। हैलो इफेक्ट में क्या होता है? एक इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है जो उसकी नॉलेज है, स्किल और वैल्यू है सामने वाले कैंडिडेट में भी हो। नेक्स्ट इज इफ़ देयर इज़ नो फिक्स्ड कॉस्ट। तो दोस्तों अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट ना हो तो बेसिकली जो फाइनेंशियल लिवरेज रहती है, जहाँ तक मुझे पता है वो तो उसके इंडिपेंडेंट रहती है, वो तो आएगा नहीं। और ऑपरेटिंग लीवरेज भी जीरो नहीं होगी। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी रहना चाहिए इसका बी ऑप्शन। बट फिर भी देख लेंगे जो ऑफिशियल की आती है फाइनल वाली, उसमें क्या आंसर रहता है। ठीक है, अभी तो टेंटेटिव की आ जाएगी, प्रोविजनल आ जाएगी, बट जो फाइनल रहेगी वो भी एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट इज HRP इज़ रेयरली रिक्वायर्ड इन केस। तो HRP बेसिकली ऑफ लोडिंग में भी रिक्वायर रहता है। ठीक है, फिर एंसिलराइजेशन, जो भी कंपनीज की एंसिलरी होती हैं, ठीक है, फिर इसके बाद सब कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो राइट आंसर रहना चाहिए HRP इज़ रेयरली रिक्वायर्ड इन केस। तो सभी में रिक्वायर रहता है, ऑप्शन डी आना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एन NPS टू बी अवेलेबल अंडर 80 CCD। तो ठीक है, 45 का ए ऑप्शन है। 46 पे आ जाते हैं। पिन मनी रिसीव्ड बाई वाइफ फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसिस फ्रॉम हस्बैंड। तो बेसिकली पिन मनी क्या है? कुछ अगर सपोज करो किसी की वाइफ कोई जॉब वगैरह नहीं करती, तो उसका हस्बैंड उसको कुछ पैसे दे देगा कि चलो यार आप तुम ड्रेस वगैरह खरीद लो, या फिर तुम अपने पर्सनल एक्सपेंसिस वगैरह मैनेज कर लो। तो ये एक तरह से तो उसकी वाइफ के लिए तो एक बेजिस का काम करेगा। ठीक है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज हर इनकम, ऑप्शन बी। ठीक है, पिन मनी मतलब जो भी फन के लिए या फिर आप कह सकते हो शॉपिंग वगैरह के लिए हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पैसा प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इज दिस इज गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो टैक्स प्लानिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेजन तो देश के लिए खतरा ही रहते हैं, है ना। सो टैक्स प्लानिंग यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है। 47 बी विल बी द बी माइट बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज जनरली कॉल्ड एज डर्टी फ्लोट, ऑप्शन बी। अभी आ जाते हैं 49th पे। ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको, शायद अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखी होंगी तो रिसेंटली 2-3 वीडियो पहले ही करवाया था। द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्टिंग देम इज नोन एज। तो इसको बोला जाता है एंट्री पोर्ट रेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50th, विच काइंड ऑफ लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड इन टाइम। तो अगर आप इनकम टैक्स का सेक्शन 80 पढ़ते हो तो वहाँ पे एक क्लोज है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने कोई भी लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी कैन नॉट बी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड। तो कोई भी लॉस को आप, अगर आपने उसको रिटर्न में फाइल नहीं किया तो उसको बेसिकली आप सबमिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी माइट बी द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 50 तक के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अभी बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर कर दूंगा, और न्यूमेरिकल के लिए एक मैं अलग से पूरा पार्ट बना दूंगा, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। अगर मैं इतने सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करूँगा तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। अगर मेरे को भी लगता है कोई क्वेश्चन अगर